दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं साथियों किसके बारे में आपको पता चल गया होगा। हम बात करना जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद यानी कि HPSEBL का जो ड्राइवर का पेपर दोस्तों कब होने वाला है। ये होने वाला है 4 सितंबर 2022 को ये पेपर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसकी सूचना यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका दोस्तों मॉडल पेपर मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ जो कि बोर्ड ने जारी किया है। दोस्तों बोर्ड ने पेपर जारी कर दिया है। दोस्तों बोर्ड ने पेपर है वो जारी कर दिया है। पेपर कैसा आएगा इसको देखने के लिए आप लगातार इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न है नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार के लिए किस पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार के लिए यानी कि जो आपका जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका आरसी का रजिस्टर होता है उसमें सुधार करने के लिए किस प्रकार की समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से निपटने के लिए अस्थायी पंजीकरण है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है कि इस पर अस्थायी पंजीकरण पर यहां पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मैं बता देता हूं मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी धारा 43 के तहत यहां पर आपको अस्थायी पंजीकरण दिया जाता है, जिससे आप है कि पहले इसका नियम था 1 माह तक यह जारी किया जाता था, आप उसमें वाहन का प्रयोग है वो कर सकते थे और 1 माह के अंदर है वो स्थायी आरसी गाड़ी के वो बनवा सकते थे। लेकिन इसकी वर्तमान में अवधि की बात करें तो 6 माह है, इसकी अवधि कर दी गई है। लेकिन एक बार रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा यहां पे सुनने को आ रहा है या लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पंजीकरण में सुधार के लिए पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, किस पर? अस्थायी पंजीकरण पर। यह आपको ध्यान रखना है। अस्थायी पंजीकरण आपके दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है फॉर्म संख्या 23B में दोस्तों इसको जारी किया जाता है। और दोस्तों ये मात्र पहले 1 माह के लिए जारी होती थी और ये अब 6 माह के लिए जारी होता है। यहां पे दोस्तों ये ओल्ड वर्जन को लेकर यहां पे प्रश्न पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है, यानी कि पुरानी जानकारी के अनुसार बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वाले किस साइड में चलेंगे। बार बार ऑप्शन आता है, तो ये दोस्तों सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। फुटपाथ नहीं है तो राइट साइड में चलोगे, दोस्तों फुटपाथ बना हुआ है तो लेफ्ट साइड में अपनी साइड में चलोगे। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है साथियों, ध्यान से देख लेना। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले नहीं लगता था जुर्माना, अब एनएमवी 2019 के अनुसार कितना रुपए का जुर्माना है वो देय होगा। दोस्तों आप सबको पता है धारा 194E के तहत हमें 10,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है अगर हमने फायर की गाड़ी को, अगर हमने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो। प्रश्न संख्या 4 आप देखते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। साथियों में हिंदी को यहाँ पे पढ़ रहा हूं, तो प्रश्न हमारा 4 है, भारी यात्री मोटर वाहन चलाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं होती है। यानी भारी यात्री वाहन जो होता है इसे चलाने के लिए क्या क्या हमारे पास में होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपके हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास में दोस्तों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास में LMV लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही दोस्तों कौन सा होना चाहिए? आपकी यहां पर 20 साल की उम्र है वो भी होनी चाहिए, ये भी आपको याद है वो रखना है। यहां पर केवल ये पूछ रहा है कि भारी मोटर वाहन चलाओगे तो उससे पहले आपके पास में क्या होनी चाहिए थी, पूर्व अपेक्षा यानी पहले क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हीकल प्रोसीडिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन शुड बी अलाउड टू पास थ्रू। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को यहां से गुजरने दिया जाना चाहिए। आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो वो आपके हमेशा राइट साइड से निकलती है, आपके दाहिने भाग से दोस्तों निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है साथियों हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या 6 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ट्रैफिक सिंबल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। जो कि यातायात संकेत होते हैं, ट्रैफिक सिंबल्स जो होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है साथियों? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 116 में इनको बनाने का जो आपके संकेत लगाने का उल्लेख किया गया है, इनका पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य होगा, ऐसा 119 में लिखा गया है। और दोस्तों अगर आप इन यातायात संकेतों का पालन नहीं करते हैं, धारा 177 500 का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं जो ट्रैफिक यातायात प्रतीक होते हैं,
ये कौन इसका प्रकाशन करता है? तो आईआरसी करता है। और दोस्तों वर्तमान में आईआरसी के द्वारा, आईआरसी कोड इसका 67 है और दोस्तों 2010 में इसको पब्लिश किया गया था। 2010 में ये साइन अभी वर्तमान में हमारे पास में है और दोस्तों चलते हैं। यहां पर मैं बात करता हूं, जो ये रोड साइन होते हैं ये 3 आकार के होते हैं। नंबर 1 आकार छोटा, नंबर 1 आकार को हम छोटा कहते हैं, जो कि 600 mm इसकी है वो विड्थ होती है। नंबर 2 होता है मध्यम, मध्यम की बात करें तो 900 हो जाएगा। और हाई की बात करूं या लार्ज की बात करूं तो 1200 हो जाएगा। 600, 900, 1200 ये आप याद है, थोड़ा सा कर लेना। प्रश्न संख्या हम 7 देखते हैं साथियों। अपने सामने हमारा प्रश्न संख्या 7 आ चुका है। क्या अदालत किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है? दोस्तों बिल्कुल कर सकती है। अदालत को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति दोषी है, उस व्यक्ति को दोस्तों यहां पे उसका लाइसेंस है वो जब्त किया जा सकता है, या उसका लाइसेंस है दोस्तों रद्द किया जा सकता है, यानी कि कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, धारा 20 मोटर व्हीकल की धारा 20 है, वो ये उल्लेख करती है कि भी आप कोई कोर्ट है वो किसी दोषी व्यक्ति के लाइसेंस को रद्द कर सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। हां, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है, और जहां एक मोटर वाहन का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है वहां ऐसा अदालत कर सकती है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है, रात के समय जब कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? रात के समय गाड़ी अगर सड़क के किनारे खड़ी है तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है क्या करना चाहिए। पार्क की रोशनी है वो जलती रहनी चाहिए। दोस्तों बात आ गई है सड़क के किनारे, वो भी रात के समय, तो पार्किंग लाइट तो ऑन होनी चाहिए। अगर यहां पे रात के समय का उल्लेख नहीं होता और दोस्तों केवल यहां पे होता कि सड़क के किनारे पार्क गाड़ी है, तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा इसका जवाब है वो बदल सकता है, वहां लॉक होना चाहिए। यह भी दोस्तों हो सकता है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि रात के समय आ गई तो पार्क की जो रोशनी है वो जलती रहनी चाहिए। सड़क के किनारे साथियों, सड़क के किनारे कभी भी आप गाड़ी पार्क करते हैं तो वो अस्थायी पार्किंग होती है। अस्थायी पार्किंग में आपकी गाड़ी की जो पार्किंग लाइट हैं उनको ऑन रखना चाहिए। दोस्तों बता देता हूं, सड़क के किनारे अगर गाड़ी पार्क की है तो पक्का पार्किंग लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि सड़क के किनारे अस्थायी पार्किंग की अनुमति नहीं होती है। अगले मैं प्रश्न पे चलता हूं। प्रश्न संख्या वो यहां पर 9 नंबर प्रश्न है। अधिनियम के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता कितनी होती है? दोस्तों ये देखो आ गया प्रश्न। पहले इसका जो है दोस्तों यहां पे जो 1 माह के लिए और नवीकरणीय नहीं होता था दोस्तों, ये था। अब दोस्तों 6 माह के लिए हो गया, इसकी वैलिडिटी 6 माह कर दी गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये पेपर है वो पुराने नियमों को ताक पे रख के है वो बनाया गया है। तो पुराना नियम तो सी कहता है, नया नियम ए कहता है। तो दोस्तों यहां पे दोस्तों इस बोर्ड ने अपना कचरा कर दिया है। क्या कर दिया है? अपनी जो फैक्ट है उनका कचरा कर दिया है। दोनों ही फैक्ट सही है। अब दोस्तों हम इस फैक्ट में कौन सा सही करेंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है, वो दोस्तों 6 मंथ वाला करेंगे, क्योंकि हम तो नया पढ़ने वाले हैं। मोर्थ ने 2020 में दोस्तों यहां पे आदेश निकाल दिया था कि भी अस्थायी पंजीकरण है धारा 43 में जो जारी किया जाएगा उसकी वैलिडिटी अब 6 मंथ होगी। तो हम तो 6 माह ही पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोटरसाइकिल कब चलाई जा सकती है? दोस्तों मैं बता देता हूं यह भी पुराना नियम है, यह भी पुराने नियम के अकॉर्डिंग प्रश्न आया है। दोस्तों मैं बता देता हूं नया नियम है दोस्तों 2018 में जारी हो चुका है। आपको अगर पता नहीं है तो आप स्टडी एट होम को ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट आपको कोर्स यहां पे मिलता है। तो दोस्तों यहां इस कोर्स के अंदर स्पीड लिमिट की आपको क्लास मिल जाएगी, उसमें देख लेना। तो मैं बता देता हूं मोटरसाइकिल की अधिकतम स्पीड का नियम है वो बदल गया है, यह पुराना नियम है वो वहां पे मैंने पूरा यहां पे बता दिया है। यहां पे इस प्रश्न के अनुसार 60 किलोमीटर की गति है वो दोस्तों बिल्कुल इसमें 60 किलोमीटर की गति आप दिन में और रात में दोनों समय में रख सकते हैं, यानी कि आपका ए और सी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही दोस्तों हो जाएगा। नया नियम है उसके अनुसार जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। लेकिन इसको पूछा है, ओल्ड को पूछा है। बात करता हूं गति सीमा की। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 112 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर आप धारा 112 का उल्लंघन करते हैं, धारा 183 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर हल्का वाहन है तो यहां पर आपको कम जुर्माना देना है, अब भारी वाहन है तो यहां पर आपको जुर्माना ज्यादा देना पड़ता है। यहां पे अलग अलग जुर्माना है, ये भी आप है वो मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? बिल्कुल दोस्तों यहां पे सिंपल प्रश्न है कि भाई मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988 है वो लागू कब हुआ था और बना कब था? दोस्तों बना तो 1988 में था, लेकिन लागू कब किया गया था अगर ये आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको बताना है 1 जुलाई दोस्तों 1989 को। ऑप्शन नंबर
1 जुलाई 1989। ऑप्शन नंबर सी यहां पे दोस्तों सही है, वो दोस्तों हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों। बात करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कि भाई स्पीड लिमिट जो तेज गति से अधिक गति पर वाहन चलाते हैं तो धारा 183 के अनुसार जुर्माना राशि कितनी है। तो दोस्तों मैंने बताया सभी के लिए अलग अलग है। हल्के वाहन की बात करता हूं तो 1000 से 2000 के बीच में जुर्माना होता है। भारी वाहन की बात करता हूं तो 2000 से 4000 के बीच में जुर्माना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183 की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा है दोस्तों 9, ये आपको ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित होती है। प्रश्न संख्या 13 है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस के निरसन से संबंधित है। दोस्तों धारा 16 ये कहती है कि आप अगर विकलांग हो गए हैं, आप मानसिक बीमार हो गए हैं, आप शारीरिक बीमार हो गए हैं तो आपका लाइसेंस है वो बना बनाया है, उसको शून्य किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों हमारे सामने है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 से संबंधित है। खालिस्तान धारा 25 के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, आप अगर कोई लाइसेंस से संबंधित अपराध कर देते हैं तो उसके ऊपर आपके लाइसेंस रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है कि भैया फलाना ने, राज सर ने एक अपराध कर दिया है, उसको इसके लाइसेंस रिकॉर्ड में लिख दो ताकि दोबारा से पकड़े जाए तो इसकी धुलाई की जा सके या इसकी मतलब कि इसको जेल में भेजा जा सके या इसके मतलब लाइसेंस को जब्त किया जा सके, यानी कि पृष्ठांकन किया जा सके। साथियों यहां पर याद रखना है पृष्ठांकन से संबंधित जो आपकी जो धारा 25 है वो दोस्तों किससे संबंधित है, पृष्ठांकन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे है दोस्तों, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठांकन का हस्तांतरण और पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मतलब इस रिकॉर्ड को रिमूव करना। हस्तांतरण पृष्ठांकन को दोस्तों रिमूव करना होता है, क्योंकि आप अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उस अपराध को कुछ समय बाद में फिर से भुला दिया जाता है, यानी कि एक वैलिडिटी होती है। धारा आपने 184 का उल्लंघन कर दिया तो आप 6 माह तक दोबारा से अपराध करते हैं तो आपके ऊपर डबल जुर्माना लगता है, तो उसके लिए वो 6 माह तक पृष्ठांकन रहता है, 6 माह बाद में उसको हटा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने साथियों। कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा में प्रदान किया। केवल कुछ मामले हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं है साथियों, केवल कुछ मामलों की बात हो रही है। लेकिन कोई दो सिद्ध हो जाता है तो आप धारा 22 के अनुसार निलंबन या सस्पेंड होते हैं। और अगर कोई कुछ एक एक्स्ट्रा जो अपवाद होते हैं, कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की बात करते हैं तो धारा 21 यहां पर लागू होती है। धारा 21 में कुछ मामलों में दोस्तों यहां पर डीएल को सस्पेंड करने का उल्लेख किया गया है धारा 21 में। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी सही हो जाएगा 15 का। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में किसका प्रावधान है। धारा 19 में आपको बताना है, धारा 19 ये कहती है कि आपको जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है, धारा 19 प्रश्न संख्या 16 में आपको यह बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस है उसको देने से मना कर सकता है या अयोग्य घोषित कर सकता है, या आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है। यह धारा 19 में लिखा गया है, या लाइसेंसिंग जो प्राधिकारी है वो आपको लाइसेंस देने से मना कर सकता है। यह उल्लेख धारा 19 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है साथियों। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मालिक की जिम्मेदारी, धारा 3 और 4 के उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अगर कोई गाड़ी चलाता है तो इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी, ऐसा लिखा गया है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 12 किससे संबंधित है। दोस्तों यहां पे धाराओं से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मोटर वाहन चलाने में निर्देश देने के लिए स्कूलों और प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और विनियमन, यानी धारा 12 है वो ड्राइविंग स्कूलों से संबंधित है, वो विनियमन या आदेश है वो जारी करती है या लाइसेंस जारी करती है। प्रश्न संख्या 19 है। मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल फिटनेस घोषित करने के लिए किस प्रकार के फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्म संख्या 1A है, वो मेडिकल के प्रमाण पत्र के लिए होता है। वो चिकित्सा का स्व घोषणा पत्र होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो दोस्तों केवल फॉर्म संख्या 1 में होता है। फॉर्म संख्या 1 LMV के लिए होता है, फॉर्म संख्या 1A HMV के लिए होता है। लेकिन आपकी उम्र अगर 40 से ज्यादा हो गई है तो यही मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म संख्या 1A में LMV के लिए भी मान्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है दोस्तों। यहां पे हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लगातार हम सीखते हैं वो दोस्तों यहां पर रहने वाले हैं। तो आपको बने रहना है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है अपनी नोटबुक में लिख लेना, ताकि इस वीडियो को दोस्तों दोबारा से देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पे सीखने को है वो मिलने वाले हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखें की व्याख्या करती है? तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 26 है वो आपके राज्य रजिस्टर का उल्लेख करती है। और दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो संशोधन किया था उसमें यह लिखा था कि जितने भी राज्य हैं सभी का एक एक रजिस्टर होगा और वो अपने द्वारा जारी किए गए लाइसेंस का उल्लेख उसमें करेगी, लेकिन वो प्रारूप वो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी राज्यों का रजिस्टर एक जैसा हो, सभी का प्रारूप एक जैसा हो, सभी का रिकॉर्ड एक जैसा हो, ताकि भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति न हो जिसने हरियाणा से भी लाइसेंस ले लिया, पंजाब से भी ले लिया, राजस्थान से भी ले लिया, दिल्ली से भी ले लिया, ऐसा नहीं हो। इसलिए दोस्तों एक रूपता लाने के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखने की दोस्तों यहां पर पेशकश की गई है और इसका उल्लेख धारा 26 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति कितनी है? दोस्तों 2011 का जो रूल है स्पीड का, उसके अकॉर्डिंग यहां पे अधिकतम कार की गति है वो 80 किलोमीटर होती है। लेकिन 2018 का जो स्पीड का नियम है इसके अनुसार आपकी अधिकतम गति यहां पे एनएच यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 किलोमीटर हो सकती है। और एक्सप्रेसवे की बात करता हूं तो वहां पे 110 हो सकती है। लेकिन पूछा एनएच का है तो एनएच की बताएंगे, बिना फालतू की एडवांस में ज्यादा हमें यहां पर पंचायती नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें 100 बतानी थी, 100 का ऑप्शन नहीं आया, मतलब कि ओल्ड पूछा है, ओल्ड यहां पे 80 है। तो आपको ओल्ड भी याद रखनी है और न्यू भी याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सी जवाब दोस्तों हो जाएगा। स्पीड लिमिट की क्लास से दिल्ली ब्रिज ड्राइवर का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है स्टडी एट होम पे, उसको ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। बहुत शानदार कोर्स चल रहा है। मैं वादा करता हूं आपके जो 50% आते हैं उनमें से आपको यहां पे 48 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तुरंत ऐप डाउनलोड करें। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 5 घंटे में आप अपना सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे और एक बेहतरीन तरीके के साथ में आप एग्जाम देंगे तो आपकी नौकरी है वो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक पेपर की खोपड़ी में छेद आपसे होगा नहीं। तो आपको तुरंत हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। मात्र 100 रुपए में आपको 5 घंटे में पूरा कोर्स रिवीजन करने की यहाँ पे फैसिलिटी है वो दोस्तों दी गई है। तो आप तुरंत ऐप में जाइए और दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे मैसेज करें 8764188848 ये नंबर है। इन पे मैसेज करके भी आप ये नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पे आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो आपको अगर एग्जाम पास करना है तो नोट्स जरूर पढ़ लेना। मेरे 6 साल की कमाई, मेरे 6 साल की जो मेहनत से जो नोट्स तैयार किए हैं वो आपको यहां पर मात्र 100 रुपए में हम दे रहे हैं। तो आप उनको परचेज करके पढ़ाई कर लेना, ताकि जो आपका सरकारी नौकरी ड्राइवर बनने का सपना है दोस्तों साकार हो सके। दोस्तों पैसे की कोई मतलब यहां पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते। जब कोई अच्छी चीज प्राप्त हो रही हो, जब जहां अच्छी चीज प्राप्त होती है तो हमें पैसों को नहीं देखना चाहिए, चीज को देख के उसको परचेज कर लेना चाहिए और अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार करके अच्छे तरीके से तैयार होकर हम एग्जाम में जाएंगे तो जो सिलेक्शन की संभावना है उसको 100% तक बढ़ाया जा सकता है। यह मेरा मानना है। बाकी आप अपने विवेक से काम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 22 है। जेब्रा रेखाएं के लिए होती है? दोस्तों जेब्रा यानी पेडेस्ट्रियन लाइंस, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने के लिए, फुटपाथ जो होता है उसकी बात हो रही है। तो ये पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है। निम्न किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ब्रेक, हेडलाइट, ईंधन, रेडिएटर जल स्तर और इंजन तेल स्तर। तो दोस्तों यहां पर रेडिएटर का पानी और इंजन तेल इस तरह है, इसको ऑयल लेवल है दोनों का देख लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे है, पढ़ें और कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास है आपको करना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है? पार्किंग आप कहां पर नहीं कर सकते यह बताना है। पैदल पथ पर, एक तरफा सड़क पर, दो तरफा सड़क पर, एक पार्क किए गए वाहन के सामने। दोस्तों यहां पर आपको गाड़ी पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर वही सही माना जाएगा जो सबसे अच्छा जवाब होता है। यहां पे सबसे अच्छा जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, पैदल पथ पर है। आपको कभी भी गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए। पार्किंग की बात करता हूं तो मोटर व्हीकल एक्ट की
धारा यहां पर 117 में पार्किंग स्थलों के बारे में जानकारी दी जाती है। वो दोस्तों पार्किंग के लिए स्थान का उल्लेख है दोस्तों सूचनात्मक संकेत में किया जाता है, लेकिन पार्किंग निषेध का जो संकेत है दोस्तों गोल आकृति में होता है, और यहां पर इसको प्रोहिबिटेड यानी पार्किंग निषेध संकेत जो होता है वो आदेशात्मक संकेत होता है। याद रखना है, पार्किंग स्थल सूचनात्मक संकेत है और दोस्तों पार्किंग निषेध संकेत है वो दोस्तों आपका आदेशात्मक संकेत है। थोड़ा सा आपको ये चीजें सीखनी है, छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि भीड़ में से निकलना मतलब कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करके एग्जाम में जाएंगे तो आप सिलेक्शन पा सकेंगे। मेरे बेस्ट नोट्स है वो जो पढ़ लेगा सिलेक्शन उसका पक्का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम है, किसका है? ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में मान्य है, पूरे भारत का एक्ट है, सभी राज्यों में यह लागू होता है। मोटर व्हीकल एक्ट भारत में स्वतंत्रता के बाद में पहली बार बनाया गया था 1988 में, और दोस्तों इसको लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1989 को। जो कि मोटर व्हीकल जो होते हैं इनके लिए रूल रेगुलेशन बनाने का काम करता है, इनके लिए विनियमन का काम करता है। इनका पालन करना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक तरफा यातायात में एक नुकसान है? यानी कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक होता है उसका नुकसान क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है जो वन वे ट्रैफिक होता है उसमें नुकसान यह होता है कि इसमें ओवरटेक करने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल आता नहीं है और ज्यादा ओवरटेकिंग के चक्कर में कभी कभी है हमें इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हम ओवर स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, तेज गति से ओवरटेक करेंगे, सामने से कुछ कोई आने का खतरा नहीं होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी ओवरटेक करने की अधिकतम संभावना यानी कि मोर चांसेस ऑफ ओवरटेकिंग। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है, सीट बेल्ट न पहनने की सजा पहले थी 100 रुपए, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपको याद कर लेना, एकदम सिंपल प्रश्न है। पहले 100 था, 1 जीरो और लगा दो, धारा 194 बी को याद कर लेना, जुर्माना राशि 1000 रुपए याद कर लेना। ठीक है, तो अब दोस्तों अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या हमारा 28 है, 28 नंबर क्वेश्चन से, मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, राज्य द्वारा अधिकृत लाइसेंसिंग प्राधिकरण, केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार पर छोड़ सकती है। तो दोस्तों मोटर व्हीकल की आयु सीमा यानी कि मोटर व्हीकल को रिकॉल करने की शक्ति धारा 110 के अंदर दोस्तों दी गई है, और दोस्तों इसमें जो केंद्र सरकार है इसके पास में अधिकार होता है कि वह मोटर वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण कैसे कर सकती है। जैसे कि अभी दिल्ली में प्रेजेंटली 10 साल पुराने वाहनों पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है, या रिन्यूअल पर प्रतिबंध लगाया गया है, पेट्रोल वाहनों पे 15 साल पुराने वाहनों पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसी चीजें आपको क्या करना है, याद रखनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाहनों की आयु सीमा को निर्धारण कर सकती है, और दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 29 है, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहनों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण के प्रावधान को कवर करती है? अदर स्टेट ट्रांसफर, यानी आप राजस्थान के निवासी हैं, आप दिल्ली में रहने लग गए हैं, अब आपकी आरसी तो राजस्थान की है, लेकिन आप दूसरे राज्य में इस आरसी का प्रयोग केवल 12 माह कर सकते हैं, वो भी अस्थायी रूप से। तो अब आप दिल्ली चले गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि ये मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा 47 है ये अदर स्टेट ट्रांसफर का उल्लेख करती है। 12 माह तक आपको बिना आरसी चेंज करावे आपको अधिकार मिलता है, लेकिन 12 माह अगर हो जाते हैं तो धारा 47 के तहत फॉर्म संख्या 27 में आपको न्यू असाइनमेंट है वो फॉर्म भरना पड़ेगा, और न्यू आरसी है वहां पर बनानी पड़ेगी। लेकिन इसका तोड़ अब बीएच सीरीज के रूप में आ गया है, तो आपको यह भी याद रखना है। लेकिन बीएच सीरीज है वो लिमिटेड लोगों को, केवल लाइट मोटर व्हीकल हल्के वाहनों को मिलती है, तो यह भी आपको याद रखना है। बीएच का पूरा नाम क्या है? भारत सीरीज, बीएस सीरीज, बीएच नहीं है बीएस है, भारत सीरीज। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, दोनों दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु, दोनों दो तरफा यानी टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स एट ए जंक्शन ऑन बोथ टू वे रोड्स आर कितने होते हैं? आपको यह बताना है। यहां पे बात हो रही है माना कि कोई मार्ग जो होता है उसकी उल्लेख किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे डायग्राम को ध्यान से देख लेना, समझ लेना, गलत कुछ भी कर मत देना। यह मार्ग होता है इस टाइप से, माना कि यह हो सकता है। तो यहां पे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। यहां पे पूछा क्या है? यहां पे पूछा है कि भाई प्रश्न संख्या कौन सा पढ़ रहे थे हम?
हाँ, द टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ऑफ द जंक्शन ऑन द बोथ टू वे रोड्स 1 4 5 6। पर्सन सिंह 30 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो यहां पे बड़े संघर्ष बिंदु है और 2 छोटे बिंदु होते हैं, क्योंकि आप किधर भी मुड़ते हैं तो यहां पे 2 बिंदु होते हैं। यहां पे आपको याद रखना है संघर्ष बिंदु की दोस्तों केवल बात हो रही है। तो 4 + 2 होते हैं, 4 मेजर होते हैं, 2 छोटे होते हैं, कुल मिला के 6 यहां पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यानी संघर्ष बिंदु जहां पर गाड़ी टकराने की संभावना रहती है। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। पर्सन सिंह 30 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 31 है, संकेतों की अनुमानित विधि में पैदल यात्री द्वारा पार करने में लगने वाला औसत समय। संकेतों की अनुमानित विधि में एक पैदल यात्री सड़क पार करता है तो उसे लगभग कितना टाइम लग सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सीधा सा जवाब है रट्टा मार देना साथियों, 7 सेकंड का समय होता है। प्रश्न संख्या 31 में 7 सेकंड। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय कहा जाता है सुना। दुर्घटना के 1 घंटे बाद तक का, हिंदी में आपको ध्यान से देखना है, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 द टाइम इज नाउन एज ए 1 आवर आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के 1 घंटे बाद का जो टाइम है वो एक सुनहरा घंटा होता है। 1 घंटे बाद तक का समय, 1 घंटे बाद का समय नहीं, 1 घंटे बाद का नहीं, 1 घंटे बाद तक का, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ 10 बजे तो 11 बजे तक का जो टाइम है ये सुनहरा घंटा गोल्डन हॉवर के बारे में उल्लेख करता है। मोटर व्हीकल एक्ट की जो दोस्तों धारा आपके यहां पर धारा 2 की उपधारा 12A है, ये इसका उल्लेख करती है, किसका दोस्तों? सुनहरा घंटा की, जिसमें ये किसी व्यक्ति के लिए एक नाजुक समय होता है और उसमें उस व्यक्ति की अधिकतम संभावना होती है कि उसकी जान है वो बचाई जा सकती है। इस स्वर्णिम घंटा गोल्डन हॉवर को दोस्तों अगर आप इसकी किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो आपको यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134A में दोस्तों नेक व्यक्ति, अच्छा सामरी, गुड सिमरिटन का दर्जा आपको दिया जा सकता है, आपको अवार्ड दिया जा सकता है। तो आपको हमेशा पीड़ित व्यक्ति की, असक्षम व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, वो भी गोल्डन हॉवर में। दोस्तों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने यहां पे 33 है, यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरित होने का तक प्रतीक्षा करें। यू मोड़ व्हाट अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन बिफोर मेकिंग द यू टर्न। प्रश्न संख्या 33 में सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने का प्रतीक्षा करें। यहां पर कुछ उल्लेख भी नहीं किया गया है कि रेड है या येलो है या ग्रीन कब होगा कब नहीं होगा, बिल्कुल अस्पष्ट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 45 के तहत आदेश से व्यथित व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने। आप पीड़ित हैं, आपके साथ में धोखा किया है, आपके साथ में गलत हुआ है, नियमों का उल्लंघन करके आपको कोई चीज नहीं दी गई है, कोई आपको आरसी पंजीकरण से संबंधित कोई मतलब कि बिना फालतू आपकी आरसी कैंसिल कर दी गई है या कोई भी जो दिक्कत है, आरसी बनाने से मना कर दिया होगा या जो भी है, तो इसके लिए आप 30 दिनों के भीतर है आप इसकी अपील दोस्तों कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में कितना मुआवजा है? दोस्तों धारा 161 को याद कर लेना आपको, हिट एंड रन। और दोस्तों इसमें मुआवजा है, मृत्यु की स्थिति में 2 लाख है और घायल होने पर 50,000 है। तो यहां पर मृत्यु का या आपके घायल का कुछ नहीं कहा गया है, तो यहां पर 2 लाख आ रहा है, 50,000 तो आया भी नहीं है। तो हमारे लिए आसान हो गया उत्तर देना, ऑप्शन नंबर बी 2 लाख रुपए सही हो जाएगा। हालांकि प्रश्न पेपर बनाने वालों को थोड़ी सी यहां पे ध्यान रखना चाहिए था, यहां पे उनको यह मेंशन करना चाहिए था। प्रश्न संख्या 36 है, पेपर पता नहीं कैसे बनाया है, कुछ प्रश्न तो ओल्ड के पूछे हैं, कुछ नए के पूछे हैं। 2019 का अमेंडमेंट भी पूछ लिया, इसका मतलब अपडेट तो है इनको, लेकिन इनको पूरी जानकारी नहीं है। स्पीड के सारे जो मतलब कि प्रश्न पूछे हैं वो दोस्तों पुराने पूछे हैं, इनको नए नियम की जानकारी शायद नहीं होगी। क्या कोई दीवानी अदालत इस अधिनियम के तहत परमिट देने के सवाल के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है? क्या कोई दीवानी अदालत, सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट की बात करता हूं तो दोस्तों यहां पे परमिट देने के सवाल पर दोस्तों दखल अंदाजी मतलब कि टांग नहीं अड़ा सकती, आपको याद रखना है। नहीं, दीवानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा सम्मेलन विदेशी लाइसेंस पर ड्राइविंग के नियमों को सही ठहराता है? तो ऑप्शन नंबर यहां पे जिनेवा कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 38 है, सड़क संकेतों के विनिर्देश खालिस्तान द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस स्थापना 1934। दोस्तों याद कर लेना, संकेतों का प्रकाशन कौन करता है? आईआरसी करती है। वर्तमान में कौन से जो आपके जो नियम है वो बनाए गए हैं? आईआरसी 67 कोड वाले बनाए गए हैं और 2010 में ये बने थे। इसके बाद में इनको रिवाइज नहीं किया गया है। कोई भी अपडेट अगर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 67 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों हम 39 देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर पेनल्टी का प्रावधान है, कितना रुपया है? दोस्तों धारा 184, अगर आप रेड लाइट को पार कर लेते हैं, अगर आप मोबाइल फोन से बात करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना दोस्तों यहां पे वो दोस्तों लगाया जा सकता है। तो आपको यहां पे डरना नहीं है, सारी धाराएं रट लेनी है, अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। धारा 184 खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने से संबंधित है। तो यहां पे जुर्माना कितना हो सकता है यह मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जुर्माना 1000 से लेके 5000 हो सकता है। यहां स्थिति अस्पष्ट है, हम ज्यादा क्यों देंगे भैया, हमारे पास पैसे की कमी है, हम तो कम देंगे, हम तो 1000 ही देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ए पेनल्टी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर टॉकिंग ऑन ए मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। यानी कुछ भी नहीं लिखा कि बाद का अधिकतम न्यूनतम है, तो हम न्यूनतम ही बताएंगे। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, 1000 रुपए। प्रश्न संख्या 40 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पढ़े ध्यान से, समझने का पूरा प्रयास करें। बिना बीमा वाले वाहन को चलाने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? बीमा दोस्तों, बीमा की बात आई है तो धारा 146 147 के तहत सड़क पर गाड़ी चलानी है तो बीमा आपका होना चाहिए। कौन सा बीमा होना चाहिए? थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। यानी कम से कम सबसे छोटा बीमा जो होता है वो तो आपका होना चाहिए। थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, बाकी आपकी जो मर्जी है, फुल इंश्योरेंस आप करवाना चाहिए तो करवा सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं धारा 146 और 147 का आप उल्लंघन करते हैं, धारा 196 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रथम बार में 2000, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों ये चीजें आपको याद है दोस्तों, पूरी पूरी रखनी है, आपके एग्जाम के लिए काफी काम की है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 40 का जो राइट आंसर है उसके बारे में मैं बात करता हूं तो 3 माह प्लस 1000 रुपए पहले का जुर्माना था, वर्तमान में 3 माह प्लस 2000 का जुर्माना यहां पर रखा गया है। तो यहां पर 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं, कारावास के दिन 3 महीने हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर ओल्ड पूछा गया है, दोस्तों ओल्ड के हिसाब से प्रश्न बैठ रहा है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी कारावास के अधीन होगा, जो 3 महीने तक हो सकता है या 1000 का जुर्माना हो सकता है। भैया पता नहीं ये क्या मामला है, कुछ प्रश्न तो 2019 के बाद के दे दिए, कुछ पहले के दे दिए, ये क्या मामला हो गया पता नहीं। बिना बीमा के अब प्रश्न में ये भी नहीं लिखा 2019 है या 1988 है। दोस्तों ये दोनों 1988 को दोस्तों आपको भूल जाना है। लेकिन अब जो 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है वही सार्वजनिक सत्य है, जो मूल रूप से लिखी है उनसे कोई मतलब नहीं रहा है, उनका अब प्रचलन नहीं है। जो चीजें अपडेट हो चुकी है हमें अपडेट ही याद करना है, लेकिन पता नहीं पेपर बनाने वाले कैसे बना रहे हैं। इसमें ओल्ड पूछ रहा है, कुछ प्रश्न नए भी पूछ रहे हैं, और इसमें देखो आप है वो पुराना पूछ लिया है फिर से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 3 माह प्लस 1000 जुर्माना पहले था, वर्तमान में 3 माह प्लस 2000 का जुर्माना दोस्तों पहली बार में है, और दोस्तों दूसरी बार में 3 माह की जेल, 3 माह मच्छर को कटवाना है, और 4000 रुपए भी आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 41। अब दोस्तों जीके के प्रश्न आ चुके हैं, फटाफट मैं आपको बताऊंगा। नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर में। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने है। ब्रह्मपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरू वर्मन। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने है। महमूद बिन तुगलक ने नागरकोट के किस राजा के विरुद्ध एक अभियान भेजा था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीचंद के खिलाफ। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने है। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को एक छाता, एक पोशाक और एक कई घोड़े भेंट किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किसको किए थे? दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर 1 कांगड़ा के जो राजा थे उनको भेंट किए थे। प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा था? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों यहां पे पूछा गया है, यह हो जाएगा बिरधिचंद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है। अहमद शाह द्वारा जालंधर दोआब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा घमंड चंद। क्या नाम है भैया, घमंड तो हमें भी बहुत है। प्रश्न संख्या 47 है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पे सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है। 1938 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन कहां हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में दोस्तों यहां पे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, लुधियाना।
प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, हुंडूर। प्रश्न संख्या 50, जुग्गा आंदोलन निम्न, क्या नाम है भैया? जुग्गा आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर 1 बिलासपुर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है? सिल्ली हो जाएगा, सिल्ली, टिल्ली, सिल्ली, बिल्ली, सिल्ली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, नीरमंड का भुंडा उत्सव, क्या नाम है भैया? नीरमंड का भुंडा उत्सव कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने कहलूर राज्य की स्थापना की थी? कहलूर राज्य, कहलूर की स्थापना वीरचंद ने की थी। किसने की थी? वीरचंद, सॉरी, कहलूर की स्थापना ऑप्शन नंबर 1 वीरचंद ने की थी, बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 54 है, रांजोली, क्या है? रांजोली है सांजोली की संधि किस तारीख को हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 28 नवंबर 1815। इस प्रश्न को आप होल्ड कर लेना, दोबारा से देख लेना। चिनाब नदी बनाने के लिए चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती है? दोस्तों आप सभी को पता है किस पे मिलती है? टंडी, टांडी या टंडी जो भी है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 56, मियां चूचू, या वाह भैया चूचू करने लगा है, वेद सूरत सिंह में हुए विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों सिंह सूरत में विद्रोह के नेता थे, कौन थे? सिरमौर में जो यह आंदोलन हुआ था, जो विद्रोह था, उसके नेता मियां चूचू और वेद सूरत सिंह इसके नेता थे। प्रश्न संख्या 57, बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? मतलब मिला कब था? साथियों आपको बताना है, प्रश्न संख्या 57 में 1954 में विलय हुआ था। अक्टूबर 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने मंडी का दौरा किया? मंडी में कौन आया था? लॉर्ड मेयो आया था, ऑप्शन नंबर ए। कुल्लू राज्य के संस्थापक कौन है? दोस्तों कुल्लू राज्य के बिहंगमणि पाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जसवां राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पूर्वचंद या पूर्वचंद है, ऑप्शन नंबर ए इसके सही जवाब माना जाएगा। जसवां राज्य के संस्थापक पूर्वचंद होते हैं। दोस्तों हमने आज इस वीडियो में काफी अच्छा यहां पे सीखने का प्रयास किया है। ड्राइवर के अति महत्वपूर्ण आपको इसमें यहां पे देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप HPSBL की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे स्पेशल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए में आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में इसमें आपको ई बुक ऑप्शन नजर आएगा, उसमें जाओगे, 100 रुपए ये मांगेगा, मांगते ऑनलाइन पेमेंट करते ही आपको तुरंत नोट्स है अपने मोबाइल में PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तुरंत आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं 1 मिनट में। दोस्तों 1 मिनट में आप स्टडी प्राप्त कर सकते हैं, तो तुरंत जाइए और तुरंत जाकर इस पे मतलब कि इस प्रकार के जो नोट्स है मात्र 5 घंटे में पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। आपकी सिलेक्शन की पूरी संभावना रहेगी। मेरी 6 जो साल की मेहनत है उससे मैंने नोट्स तैयार किए हैं, वो नोट्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। ये 100 रुपए के चक्कर में आप इनको लेना मत भूल जाना। दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये नोट्स आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होने वाला है, यह मैं आपसे वादा करता हूं। मात्र 100 रुपए की बात है, आप 5 घंटे कभी भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों यहां पे इसमें भी इसको 2 भागों में बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव भी है, वन लाइनर भी है। वन लाइनर तो आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, वन लाइनर 500 वन लाइनर दिए गए हैं, इनको भी अगर रीडिंग मार लेते हैं दोस्तों आप 1 घंटे में इसके सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो तुरंत जाइए, तुरंत इसको डाउनलोड करें और दोस्तों तुरंत इसको परचेज करें और अपनी एग्जाम की तैयारी है उसको बेहतर बनाएं, ताकि आपका जो सपना है, आपके माता पिता का जो सपना है उसको दोस्तों साकार किया जा सके। मैं दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा ये करके मुझ पर विश्वास करके, आपको अगर मेरी स्टडी में विश्वास है, आपको लगता है कि भी राज सर है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आपको राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साहब।